तो छठे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो मणिपुर में पहले चरण का मतदान हो रहा है, जहां पर 38 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और तीसरी आज की एक बड़ी खबर, बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट मैच आज वहां शुरू हो रहा है। और एक बड़ी खबर, जहां बनारस में आज बड़ी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल, अखिलेश का रोड शो। तो रोहनिया में मायावती एक बड़ी रैली करेंगी, यानी 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है। तो यूपी और मणिपुर में वोटिंग चल रही है। क्रिकेट के मैदान से भी बड़ी खबर है, चूंकि पहला मुकाबला जिस तरीके से टीम इंडिया ने गंवाया, उस वजह से इस दूसरे मुकाबले पर बहुत ज्यादा सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चलिए, 2 घंटे करीब करीब गुजर चुके हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 2 घंटे गुजर चुके हैं। पहले घंटे के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, वो हम आपको बता दें। 10% मतदान मणिपुर में हुआ है, जहां पर पहले चरण में 38 सीटों पर वोटिंग चल रही है। जबकि यूपी में 49 सीटों पर मतदान चल रहा है। छठा चरण है, छठा दौर है। 11 मार्च को इन तमाम इलाकों से नतीजे आएंगे। पहले घंटे के जो आंकड़े हैं वोटिंग परसेंटेज के, वो आ चुके हैं। मणिपुर में 10% मतदान की अब तक खबर है। तो मणिपुर में 38 सीटों पर वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है, 7 जिलों की। और एक साथ आज जो तमाम 5 राज्य हैं, तमाम जो सीटें हैं, उनके नतीजे एक साथ 11 तारीख को आ जाएंगे। कुछ जगहों पर, जहां पर जैसे अभी पिछले चरण में यानी 5वें चरण में एक सीट अंबेडकर नगर की आलापुर है, वहां से एक मतदाता के आकस्मिक निधन की वजह से उस सीट का मतदान जो है वो टाल दिया गया था। ऐसे रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की है। इन तमाम इलाकों से जो वोटिंग है वो भी अभी बाद में होनी है। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मणिपुर की है। मणिपुर में भी वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। तो ये पहले घंटे के आंकड़े थे जो हमने आपको दिखाए। 7 जिले हैं, 49 सीटें हैं। कई अहम इलाके इसमें आते हैं, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ भी काफी खास है, क्योंकि वहां से मुख्तार अंसारी और उनके बेटे पास घोसी एक इलाका, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम जो ये चरण जो है पूर्वांचल का, ये भी तमाम राजनीतिक दलों के लिहाज से बहुत खास है। आजमगढ़ वो इलाका है जहां की 10 सीटों में से 9 जो है वो पिछली दफा समाजवादी पार्टी के पास थी। कितनी सीटें वो बचा पाएगी इस बार, तो वो कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान संजय कपूर साहब हैं, शंभुनाथ शुक्ला हैं, लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, लंबे वक्त से सियासत देख रहे हैं, बहुत सारे चुनाव आप दोनों ने देखे हैं। साथ ही साथ आरिज इस वक्त मेरे साथ देवरिया से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आरिज के पास जाएं, उससे पहले जरा गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। छठे चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में भी भारी बहुमत से सीटें जीतेगी। डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद, ये दोनों हमारा मुद्दा है। हर नागरिक को विकास की योजना से जोड़ना और हर नागरिक की सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में स्पष्ट अपने चुनावी न केवल घोषणा पत्र में, अपितु केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने वह करके दिखाया भी है। चलिए जरा आरिज मतलूब जो देवरिया में इस वक्त मौजूद हैं। आरिज, आप तमाम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत हो रही है। देवरिया क्या कह रहा है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? देवरिया के किस इलाके में, जरा ये भी बताइएगा। हुसैन, मुझे आपका सवाल तो समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर समझ आया कि थोड़ी देर पहले अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे आप चुनाव वोट देने के बाद से।
लेकिन देवरिया गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ जिला तो है ही। वहाँ की थोड़ी जो समीकरण है, जातीय समीकरण हो या फिर पॉलिटिकल पूरा का पूरा सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि सुबह से आपने भी कई चुनाव कवर किए हुसैन, इसके पहले भी आपने मथुरा वगैरह गए थे, फैजाबाद गए थे आप चुनाव कवर करने के लिए। अब मैं सहारनपुर जो सबसे पहले चरण में गया था, दूसरे चरण में सहारनपुर में जिस तरीके से मैंने भीड़ देखी थी, मुझे लगा था कि अरे इतने लोग यहाँ पर अवेयर हैं, जागरूक हैं, आते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे आज देवरिया के मतदान केंद्रों पर लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, सुबह 7 बजे से ही 100-100, 200-200 लाइन लोग लगे हुए हैं, वोट वहां पर दे रहे हैं। कंटिन्यू ये जारी है लोगों का आना जाना। दूसरी बात आपको बताऊं यहाँ पर कि लोग मुद्दों की बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश आखिर होता है, उसका जो बॉर्डर है बिहार में जाकर टच करता है, जहां पर देवरिया में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर सबके अपने मुद्दे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने मुद्दे, गन्नों की बात उठाते हैं, लेकिन जो पूर्वांचल का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इधर सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे लगता है वो ये है कि हर साल गर्मियों में आप सुनते होंगे यहाँ पर दिमागी बुखार हो जाता है, लोग जापानी बुखार उसको बोलते हैं। काफी बच्चों की यहाँ पर मौत हो जाती है। इस पूरे पॉलिटिकल जितने भी रैलियां हुई, किसी में इस बात पर बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया कि आखिर उसको कैसे कम किया जाएगा। कुछ देर पहले एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि ये दिक्कतें लगातार यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात यहाँ पर ये है कि जो 7 सीटें यहाँ पर है विधानसभा की, जिसमें 7 में से 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी, एक कांग्रेस जो कि अखिलेश प्रताप सिंह रुद्रपुर से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस, और एक बीजेपी को हाथ लगी थी। कुछ लोगों से बातचीत भी कर ले तो वो क्या सोचते हैं। सर आप ये बताइए कि चुनाव जो चल रहा है देवरिया में, अभी लोग काफी जागरूक हैं, वोट देने के लिए आ रहे हैं। इस बार मुद्दे क्या हैं? वोट देने से पहले आप लोग क्या सोचते हैं? हम विकास के मुद्दे पे बोल रहे हैं। हाँ, मतलब विकास की, वो सब लोग विकास की बात करते हैं जी, सब नेता विकास की ही बात करते हैं। क्या मुद्दे आप लोग? जिसने विकास कराया उसको मतलब वोट देने को मतलब। अच्छा, आप बताइए, आप देवरिया से, आपने वोट दे दिया। लोकतंत्र को मजबूती मिलती है जब लोग घर से निकलते हैं वोट देने के लिए, जमहूरियत। ये बताइए कि इस बार देवरिया में आपको क्या लगते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? पहला मुद्दा तो विकास का है, लेकिन मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ कोई सबसे बढ़िया स्टूडेंट के लिए यहाँ कोई पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई बढ़िया कॉलेज, अच्छा पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, गोरखपुर, लखनऊ वगैरह जाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले कोई अच्छा से कॉलेज हो जो कि देवरिया के लड़के यहीं रह के अपने घर पे पढ़ाई कर सके, बाहर ना जाना पड़े। ये पा रहे हैं तो जरा लोगों से ये समझिए, आमतौर से जब भी इलेक्शन करीब होते हैं तो तमाम सियासी दल जो हैं वो मुसलमानों को दूसरों के नाम पर डराती है, कोई हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डराते हैं। जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनके जहनों में ये सारी चीजें अब भी रहती हैं कि क्या उन्होंने अपने आप को इन सारी चीजों से ऊपर उठाया? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का बहुत गजब तरीके से, बहुत ही मैं अगर ये कहूं कि बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती हैं। एक दूसरे के खिलाफ करके किस तरीके से वोट लिया जाना ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या लोग इस चीज को समझ पाए और इस चीज को समझ करके उसके हिसाब से वोट कर पाते हैं? बिल्कुल यही सवाल मैं पूछने वाला था। आप लोग बताइए कि आप मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत वोटिंग अंदर अंदर इक्वेशन बनाया जाता है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, और कहीं ना कहीं चुनाव आते ही सब लोग अपने अपने वोट बैंक की बात करते हैं। मुसलमान भी एक वोट बैंक का हिस्सा हमेशा से रहा है, वो राज्यों के चुनाव हो या फिर नेशनल लेवल के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो। क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम मतदाता है उन चंगुल में फंसा रहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। क्या आप क्या कह रहे हैं? सर देखिए, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पे है हमारे इस देश में, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आता है वो टाइम लेता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, मोदी जी हों, या हमारे अखिलेश भैया हों, तो किसी को भी समय देना चाहिए हमें। कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से तारे तोड़ के ला के आपको यहाँ रख दें, तो समय देंगे। सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, मोदी जी भी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी थे वो भी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि भेदभाव करके जैसे हम लोग पहले रहते थे वैसे रहें। ये बांटने वाली राजनीति हमें पसंद नहीं है, जैसे हम हिंदू मुस्लिम। चलिए, बहुत अच्छी बात है आरिज, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में मिलकर रहेंगे तो देश विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला साहब हैं, हमारे साथ संजय कपूर साहब हैं। शंभू जी, जब भी चुनाव करीब होते हैं तो हम जो हैं वो इतने परसेंट फला वोट, इतने परसेंट फला के वोट, इतने परसेंट इससे आते हैं, इतने ये फला वोट बैंक, फला वोट बैंक। क्या हम लोग भी कहीं कुछ ज्यादती करते हैं? क्योंकि जो लोग हैं
उनके जहनों में वो बातें किस हद तक है। ये अलग की बात है शंभुनाथ जी की कैमरे के सामने कुछ और कहा जा रहा हो और कैमरे के पीछे कुछ और बात हो। क्या हमें भी कुछ इसमें अपने आप में कुछ सुधार करने की जरूरत है, या पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से देखती हैं हम सिर्फ उसी को एनालाइज कर रहे होते हैं? हुसैन अभी आरिफ बता रहे थे देवरिया की रिपोर्ट, और अच्छा लगा कि उन्होंने सहारनपुर से शुरू किया और देवरिया पहुंच गए। सहारनपुर से लेकर देवरिया तक पूरी की पूरी ये जो पट्टी है ना, ये तराई का इलाका कहा जाएगा। जी जी। और एक तरफ सहारनपुर है जो उत्तर प्रदेश का पहला जिला है, यानी हरियाणा बॉर्डर से मिल रहा, दूसरी तरफ देवरिया जिला है जो बिहार के बॉर्डर से मिल रहा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए ये सारे जिले चूंकि तराई के हैं और यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, सरसब्ज इलाके हैं। एक बात और पे, ये उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका है जहां मुस्लिम बाहुल्य है। मुस्लिम बाहुल्य मतलब मुस्लिम कहीं 40% है और कहीं 40 से ज्यादा, और कहीं यानी 20 से कम तो कहीं नहीं है इस पूरे इलाके में। तो ये वो जिले हैं, इसे ये सेंसिटिव जिले भी हैं थोड़े से। थोड़ा सा जो अभी आप जाति धर्म मजहब सब बता रहे थे, उनका असर भी यहाँ पड़ता है। अभी 2 दिन पहले जो कुछ हुआ वो भी हम लोग देख चुके हैं, वो भी इसी इलाके में, इसी तराई के इलाके में है। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से अपने वोट बैंक को अपने पाले में लाने का प्रयास करती रहती हैं कि एक दूसरे के प्रति भय दिखाकर, डर दिखाकर, हिंदुओं को यह भय कि देखो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों को यह भय कि वो एक जिस मेजॉरिटी क्लास के बीच रह रहे हैं वहां उनके बहुत सारे हित सुरक्षित नहीं है, तो ये भय दिखाती हैं। इसके अलावा तमाम तरह की जातियां हैं, यानी जो 36 जातियां तो कई जाती हैं, मुझे लगता है 36,000 जातियां भी हों तो कोई कम पड़ जाएंगी, इतनी जातियां हैं हिंदुओं में। तो ये सब चीजों को, एक एक वोट को इकट्ठा करने के लिए ये जो छोटी छोटी पार्टियां बनाई गई हैं, वो इसलिए बनाई जाती है ना, छोटे छोटे जो वो जातियां हैं उनको बनाकर हम एकजुट कर लें और किसी के साथ जुड़ जाएं या किसी के वोट काटने लगे। तो ये सब चीजें हैं, और राजनीति में जो लोकतंत्र का जो स्वरूप हमारे यहाँ विकृत स्वरूप हो चुका है, उसमें ये सब लाजिमी तौर पे होता है और हम लोग रोज देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। विकास के मुद्दे जहां तक बात है उनमें हम पिछड़ जाते हैं। पूरा का पूरा ये इलाका, चाहे सहारनपुर हो, चाहे देवरिया हो, ये गोरखपुर हो, यहाँ एक कालाजार या दिमागी बुखार जिसे लोग जानते नहीं थे कि कौन सा बुखार है, लोग उसका नाम भी नहीं पता बुखार कौन सा है। जिसे सहारनपुर के बेहट इलाके में पूरा जो एकदम जंगल का इलाका है, वहां से शुरू होता है बुखार, और पता नहीं चलता कितने बच्चे हर साल बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं कोई इसके लिए कोई दवा ढूंढने के लिए, इसके कोई इलाज के लिए इस पूरे इलाके में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। इस पूरे इलाके में कोई एम्स जैसा, लखनऊ छोड़ दिया था, कहीं एम्स की जैसी स्थितियों वाले अस्पताल नहीं है। हर बार वायदे किए जाते हैं कि नहीं, इस बार हम कालाजार या दिमागी बुखार से मुक्ति पालेंगे, लेकिन जमीन पर ऐसा, तो यानी विकास यहाँ कहीं नहीं है। पूरे बेल्ट को जोड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, सड़कें नहीं है, लेकिन सिर्फ हवाई। ये दुर्भाग्य है सर, ये दुर्भाग्य है कि 70 सालों की आजादी के 70 सालों के बाद भी अगर लोग जो हैं वो बेसिक नीड्स उनकी आज तक नहीं पूरी हो सकी हैं, तो ये वाकई दुर्भाग्य है हम सबका। और इसे बहुत जितनी जल्दी हमारे नेता समझ लें वो ज्यादा बेहतर होगा। संजय कपूर साहब, मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या वाकई जो जात पात तमाम अलग अलग जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इलेक्शन से पहले कि फला जाति के, और तमाम जो एजेंसीज इस पर काम कर रही होती हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए कि फला के इतने लोग हैं, फला जाति से इतने लोग, क्या हम कभी आने वाले वक्त में, आप इतने वक्त से सियासत देख रहे हैं, इतने वक्त से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में कभी आप देखते हैं कि हम इन सारी चीजों से अलग होकर के हमारे तंत्र में सिर्फ एक पॉइंट पर, विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो पाएगी? देखिए, हमारी जो पूरी जो पॉलिटिकल रियलिटी है, जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा सोचना कि सब चीज़ें ना विकास पे ही जुड़ जाएंगी और ना कास्ट से कोई संबंध नहीं होगा, इस वाली सोच से कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ। जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सोचती थी कि क्लास के आधारित पे समाज को बांटा जाता है, जो उच्च वर्ग है जिनके पास पैसा ज़्यादा है और गरीब लोगों के बीच में, वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं होता है। यहाँ पर जो पूरा जो सोशल हायरार्कीज़ हैं वो इस तरीके की हैं जिसमें कि आप चुनाव करते हैं अपनी जगह बचाने के लिए भी। अगर यादव है, आप वोट दे रहे हैं तो उनको लग रहा है कि इससे कम से कम ठाकुर और ब्राह्मण का जो वर्चस्व है उस इलाके में, उससे बचेंगे। तो इसमें विकास कुछ हद तक है ना, एक है ना पीछे स्टेप ले लेता है, बैक स्टेप ले लेता है, और वहाँ पर ये सब मुद्दे एक पहलू। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक
लोगों ने समझ लिया पिछले 50-60 सालों में कि जो विकास है वो फेयर नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक आक्रोश रहता है कि एक समाज के हिस्से को कुछ चीज़ें मिल रही हैं, दूसरे को नहीं मिल रही हैं, तो उस चीज़ का इस्तेमाल भी हो रहा है। अगर आप देखें तो पूरी जो बीजेपी की कैंपेन है कि जो कहते हैं कि लैपटॉप है ना सबको नहीं मिला, इसमें कोई सत्य नहीं है, पर लोगों के दिमाग के अंदर एक बीज है कि इस पूरी व्यवस्था के अंदर चीज़ें न्यायपूर्वक नहीं होती हैं, यहाँ पर न्याय आधारित नहीं होती हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर आपका जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो यादव और मुस्लिम का जो इंटरेस्ट है उसकी देखभाल करता है। सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, परंतु जो आदमी की सोच है इस इलाके में वो इस तरीके की, वो इस बात को यकीन और इत्तेफाक करता है वो। और चुनाव के अंदर जो जिस तरीके से लोग बाग अपनी ना बिसात बिछाते हैं उसके अंदर ये रहता है कि हमारे जो अपने लोग हैं वो इस तरीके के होंगे, उनकी हम है ना पूरा इंटरेस्ट देखभाल करेंगे। जो सब लोग हैं सूबे के अंदर, जो सब देश के अंदर हैं, उन सबको इस बात की उम्मीद नहीं रहती कि हमको भी उतना ही मिलेगा जितना कि एक खास वर्ग जो पार्टी जो जाति आधारित पार्टी को दे रहा है। तो बीजेपी ने जो करा है, उन्होंने ये करा है कि जितनी भी नॉन यादव पार्टी है जो है ना बैकवर्ड कास्ट है, उन सबको इकट्ठा करा है। जैसे एक हमारे मित्र हैं वो कहते हैं, उन्होंने घोंसला सजाने की कोशिश करी है, तिनके से ऐसी पार्टी को इकट्ठा करा है, ऐसी बैकवर्ड कास्ट को इकट्ठा करा है जो कि मेरे ख्याल से इनकी कैलकुलेशन में नहीं आ रही थी, या उनके अंदर एक ना शक का बीज बोया है कि आपका जो हित है इनके साथ सुरक्षित नहीं है, आप कृपया करके हमारे साथ जुड़िए और हम आपको एक सर्टन, जिसको कहते हैं कि एक ना कोऑप्शन की जो प्रॉमिस होती है कि हम एक बड़े उसके साथ आपको जोड़ेंगे। तो जो छोटी पार्टी का जैसे आपने जिक्र करा, जो राजभर की पार्टी हो गई, निषाद हो गए और क्या नाम है बिंद हो गए, तमाम लोगों के अंदर एक है ना उन्होंने एस्पिरेशन की बात डाली है कि आपका हित यादव लोगों के साथ सुरक्षित नहीं है, आप इनके साथ आइए। तो जो विकास की जो शक्ल होगी आने वाले दिनों के अंदर, वो हमको समझ में नहीं आता कि उसकी शक्ल क्या है। तो और गंभीर होती जा रही है। ये बात नहीं है कि ये स्थिति पहले से बेहतर होगी, ये स्थिति और गंभीर होगी। और जब तक मेरे ख्याल से हम धर्म और क्या जाति आधारित राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे कैलकुलेशन जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें कि जो टिकट भी बांटा जाता और ये है, सब किस कुछ तरीके तब से है टिकट बांटा जाएगा, संजय बगल कपूर में साहब, अगर ठाकुर जब का देश है की तो सबसे उसमें बड़ी यादव अदालत को ये दिया कह जाएगा। चुकी है कि राजनीति को धर्म के साथ न मिलाया जाए, उसका कॉकटेल न बनाया जाए, और उसके लिए सख्ती से कड़े लफ्जों में इसको लेकर के फटकार लगा चुकी। उसका कोई परवाह नहीं करता है रिजवी साहब, उसकी कोई परवाह नहीं करता है। जमीन पे आप देखिए तो वहां पर जिस तरीके की राजनीति देखी जा रही है, जिस तरीके से उसको सांप्रदायिक टर्न दिया जा रहा है, जिस तरीके से जाति आधारित देना बातें हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की परवाह कौन करता है? हर जगह से आप देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जमीन पर जो हालात हैं वो बिल्कुल जुदा हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो कहता रहे, फर्क कोई उसका बहुत ज्यादा ग्राउंड पर नहीं दिख रहा, क्योंकि वो ऑर्डर नहीं था, वो एक उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन दिया गया था, एक टिप्पणी थी कि राजनीति के साथ धर्म को कम से कम ना मिलाया जाए, उसको अलग रखा जाए। बहरहाल एक बार फिर से आरिज के पास चलते हैं। आरिज, जो कुछ कैमरे के सामने, आरिज मैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपके पास आ रहा हूं। आरिज, मैं तमाम इलाकों में जब था, कैमरे के सामने लोग कुछ और कह रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और कह रहे थे। ये उलझन आप भी फेस कर रहे हैं? जी हुसैन, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि लखनऊ से आगे जो दिल्ली की तरफ रास्ता बढ़ता है, उधर मैंने उलझनें देखी थी, लेकिन पूर्वांचल में ऐसी चीजें नहीं मिली। जिनको बोलना था वो खुल के बोल रहा है किसको वोट देंगे, और लेकिन कुछ वोट हैं साइलेंस है, बिल्कुल खामोश हैं वो लोग। और उसके पहले बुलेटिन में मैंने उस बारे में जिक्र भी किया था कि वो लोग हैं जो कभी बोलते नहीं है, टेलीविजन पे आके अखबारों में आके अपनी बातों को नहीं रखते हैं, वो लोग खामोश हैं। दूसरी बात, आपको एक यहाँ की खबर आपको बताऊंगा, हुसैन माफ करें आपके सवाल अभी रोकूंगा मैं, कि यहाँ पर कई ऐसी शिकायतें ये आई हैं कि जिनके पास वोटर का आईडी तो है, लेकिन जो लिस्ट आती है जिसमें नाम, उसमें वो लिस्ट में नाम गायब है। इसको लेकर के लोग नाराज हैं। कुछ लोग 15 से 20 लोग उधर बैठे हुए हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि मतदान करने के लिए सुबह सुबह आए थे, लेकिन उनका नाम वहां से गायब है। इसको लेकर के जो बीएलओ साहब हैं उनको शिकायत इस बात की गई। हुसैन, आपको ये पता होगा, एक पेपर होता है, एक फॉर्म होता है छोटा सा, अगर आपका नाम गायब है, आपके पास वोटर आईडी है, तो उसमें फॉर्म भर के आप जाके वोट दे सकते हैं। वो फॉर्म भी यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद से जो अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर हैं, उनकी 2-3 गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, सिर्फ इसी बात के लिए कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जाए, कैसे
उस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बात सामने आई थी कि ईवीएम भी शायद एक बार ख़राब हुआ था यहाँ पे। उम्मीद है कि कुछ देर बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो कुछ लोग नाराज़ हैं। कल ही एक स्थानीय पत्रकार इस बात को कह रहे थे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, शायद कोई पेपर वोपर चेंज हो गया, जिसको लेकर के कई लोगों के नाम जो हैं वो लिस्ट से गायब हैं, और वो हमें आज सुबह सुबह आते ही यहाँ पर देखने को मिला। हुसैन, ये आरिज, ये कई तरफ से शिकायतें आ रही, गोरखपुर से भी अमितेश हमें बता रहे थे, और हमने अभी बात की संजय कपूर साहब से भी, शंभुनाथ साहब से भी, कि ये जो परेशानी है, ये इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। लेकिन जो पूरा सिस्टम है, दरअसल उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और उस खामी को इलेक्शन कमीशन को अपने तरीके से दूर करना होगा। शिकायतें बहुत हैं, और मैंने इलाहाबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को देखा, बहुत सारे लोग नाराज थे, और जब मैंने कोशिश की जाकर के पीठासीन अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि उनके पास अभी इसका कोई मौजूदा वक्त में फिल वक्त कोई इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ कड़े और बड़े फैसले करके इस खामी को दूर करेगा। जैसा कि संजय कपूर साहब जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो गुजर गए हैं, अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में मौजूद है। ये भी हैरान और परेशान करने वाला, जो जिंदा है उसका तो गायब है। बहुत सारे लोगों के सेक्स चेंज हो चुके हैं, लिंग बदल गया है, मेल से फीमेल कर दिया, फीमेल को मेल कर दिया है, तस्वीरें उनकी बजाय किसी और की लगी। ये सब बहुत अजीब सी चीजें हैं, और इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। शंभुनाथ साहब, अब जरा लौटते हैं कि जो अलग अलग जो सीटें हैं, गोरखपुर का जो पूरा इलाका है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा एक बड़ी खबर दे दें दर्शकों को। मऊ में ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान जो है, नसीरपुर का एक बूथ है, बूथ नंबर 273, वहां पर रुका हुआ है। कुशीनगर के 2 बूथ हैं, वहां भी मतदान रुका है। कुशीनगर में बूथ नंबर 156, 157 पर मतदान रुका है। हाटा विधानसभा है में ये दोनों बूथ आते हैं। इस तरह की गड़बड़ियों की भी शिकायत है। ये एक टेक्निकल एरर है, ये मुमकिन है कि मशीनें चेक होकर के बेहतर और सही पाए जाने के बाद ही इलाकों में भेजी गई हो, लेकिन इस्तेमाल के वक्त उसमें कोई कमी आ गई हो। इस कमी को बलिया के भी कुछ बूथों पर जो है वो इस वक्त वोटिंग रुकी हुई है ईवीएम में खराबी की वजह से। यह टेक्निकल एरर है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इसको बेहतर और दुरुस्त किया जा रहा होगा, और तमाम अमला इस पर काम कर रहा होगा। लेकिन वोटर लिस्ट में जो नाम गायब है वो वाकई परेशान करने वाला है। जिसने साल 2014 में वोट किया, जिसके पास आधार मौजूद है, जिसके पास वोटर आईडी मौजूद है, वो अगर अपने वोट के हक से महरूम रहता है तो ये थोड़ी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। बहरहाल, इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कई इलाकों से, हाटा विधानसभा क्षेत्र से, कुशीनगर का कुछ जगहों से ये शिकायत मिल रही है। मऊ में ईवीएम में खराबी की खबर है कुछ जगहों से। ये तमाम इलाके हैं जहां से ईवीएम मशीनों में कुछ खराबी की खबरें मिल रही हैं। शंभुनाथ जी, जो इलाके हैं, खासतौर से ये पूरा गोरखपुर का इलाका, ऐसा कहा जाता है पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में योगी आदित्यनाथ अपना दखल रखते हैं। मुख्तार अंसारी, मऊ, गाजीपुर, आसपास बनारस तक का उनका इलाका लगता है, ऐसा माना और कहा जाता है। क्या लगता है कि अब भी ये सारी चीजें आज के वक्त में, हम जिस दौर में जी रहे हैं, क्या अब भी हैं? जबकि मुख्तार जेल में हैं, उनका बेटा भी इस बार चुनावी मैदान में है, वो खुद चुनावी मैदान में है। बीएसपी के साथ जो उनकी कैलकुलेशन हुई वो कितना अफेक्ट कर रही, जरा इसे डिटेल में समझाएं। देखिए, पूर्वांचल का ये जो इलाका है, बल्कि इसमें जिन सीटों पर चुनाव आगे भी होना है उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनमें एक माफिया, डान या कहना चाहिए जो लोग ताकतवर लोग थे, उनका कब्जा शुरू से रहा है। आज गोरखपुर में न दिखाई पड़े, लेकिन एक जमाने में हरिशंकर तिवारी वर्सेज शाही वही करता था, या वहाँ पर भी तमाम सारे लोग थे, खुद मुख्तार अंसारी और उनके जो प्रतिद्वंदी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, कृष्णानंद राय वगैरह, कई लोग थे। तो अब हालांकि वैसा आतंक, वैसा टेरर नहीं रहा है इतने दिनों में, बहुत सारी चीजें साफ भी हुई हैं, पर उनका नाम बोलता है, नाम बोलता है। जैसे जेल में कोई भले बंद हो, आपको भी लगता है कि नाम अब भी चल रहा है, असर आज के होता वक्त में, है। आज के दौर में भी चल रहा है। दूसरे एक बात, शंभुनाथ जी जरा आता हूं मैं, संजय कपूर साहब को कहीं जाना भी है, वो उनसे बता रहे थे। संजय कपूर साहब, आज के वक्त में भी मुख्तार अंसारी जैसे लोग, या अमन मणि त्रिपाठी, जो अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, खुद वो भी जेल में हैं, उनकी बहनें लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, ये कह रही थी कि उनका भाई जेल में है और अब वो इस इलाके की बेटी हैं, जब उनको उनके माँ बाप की जरूरत थी, वो उस वक्त में, बहुत सारे इसमें इमोशनल पहलू भी थे। योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग दबदबा उस पूरे इलाके में, ये सारी चीजें आज के दौर में उसी तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं।
अब तो और भी तरीके से हो गए, क्योंकि मसल पावर के साथ इनके पास मनी पावर भी है। अब इतना ज़्यादा इनका कई सारी जगहों पे इतना ज़्यादा प्रभाव है कि लोग बाग उनके जो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस से निकल नहीं पाते हैं। परंतु दूसरा पहलू ये है कि जैसे किसी ने कहा कि जो सत्ता में होता है उससे बड़ी ताकत किसी और के पास नहीं होती है, वो सबसे बड़ा गुंडा होता है। तो अगर मुख्तार अंसारी वहाँ पर हैं और यहाँ पर आपके गोरखपुर में आदित्यनाथ हैं, तो यहाँ पर जो सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, उनका भी अपना दबदबा, उसको काउंटर करने की स्थिति रहती है। तो कुछ हद तक ऐसा एक बैलेंस तो बन ही गया। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अपने आदित्यनाथ जी का और अंसारी साहब ही जो चाहते हैं वो होता है। परंतु कहने का मतलब यह कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मनी पावर इतनी आ गई है, वो कैश फॉर वोट वहाँ पे होते हैं। कई जगह पे पैसा बांटा जाता है, ऐसी बात है कि पैसा नहीं बांटा जाता। और जो हमारे पास तरह तरह की जो खबरें आ रही है तमाम इलाकों से, अब क्या पैसा बहुत ज़्यादा बट रहा है और पैसे का आकर्षण नोटबंदी के बाद इतना बढ़ गया है कि लोग बाग अगर आपके पास ये खबरें हैं लेने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी ये खबर जरूर होगी। संजय साहब, अगर आपके पास ये खबरें आ रही तो वो इस खबर से महरूम नहीं होंगे। अगर नहीं हैं तो आपसे के जरिए और हमारे जरिए बात उन तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शंभूनाथ साहब मेरे साथ मौजूद रहेंगे, कुछ और खास मेहमान वक्त वक्त पर जुड़ते रहेंगे। आरिज मतलूब देवरिया में हैं और इसके अलावा गोरखपुर में अमितेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कुछ और जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ते रहेंगे और पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे खास जिन इलाकों में आज वोटिंग चल रही है। ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।